उत्तर प्रदेश राज्य की एक विधानसभा सीट की कुल जितनी आबादी होती है उससे भी कम कुल आबादी वाला एक देश। वो देश जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और 150 टापुओं को मिलाकर के करीब 1,20,000 लोगों की कुल आबादी यहां पर रहती है। और इस जगह पर जाना चुना 145 करोड़ से ज्यादा आबादी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी 3 दिनों की आधिकारिक विजिट के लिए। 27, 28 और 29 जून के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर रहे जिसका नाम है सेशेल्स। और इस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, यानी कि समुद्र के सबसे बड़े गार्जियन का सम्मान दिया गया। क्यों यह सम्मान दिया गया और क्या वजह थी कि 3 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री एक छोटे से देश जिसकी आबादी 1 लाख के आसपास पाई जाती है वहां पर जाकर रहे, और उसके बाद इतनी ज्यादा खबरें क्यों बन रही हैं? क्यों एक वर्ग है भारत के अंदर जो इस विजिट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है? कभी कोशिश कर रहा है ये कहकर के कि ये बहुत छोटा सा देश है, कभी कोशिश कर रहा है कि ये जो सम्मान दिया गया वो नकली है, इसके बारे में झूठ फैला करके और तमाम बातें खड़ी की जा रही हैं। और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेशेल्स जो देश है, जो टापुओं से बना हुआ एक देश है, जिसके चारों तरफ समुद्र घिरा हुआ है, हजारों किलोमीटर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, उस देश को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? अगर दिया जाना चाहिए तो किन आधारों पर दिया जाना चाहिए? और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के इंपॉर्टेंस क्या है? इन तमाम पहलुओं को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां पर आप हमें देख रहे हैं वहां पर हमें फॉलो करें और कमेंट बॉक्सेस में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। तो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन के बहुत गहरे में जाकर के अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आपको सेशेल्स नाम का एक देश दिखाई देगा। प्राथमिक रूप से आप सामान्य मैप को देखेंगे तो उसमें यह देश आपको दिखाई भी नहीं देगा। जूम करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि यह देश है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 445 स्क्वायर किलोमीटर का यह देश है और 1 लाख से कुछ ज्यादा की आबादी यहां रहती है। मेनली इस देश का जो काम है वो समुद्र के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये देश स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है इसे आप इस तरह से समझिए कि पूरे हिंद महासागर और अरब महासागर के अंदर जितना भी मैरीटाइम कारोबार होता है, समुद्र के रास्ते से जितना कारोबार होता है, जितना डिफेंस का कामकाज होता है, उस सब कुछ के केंद्र में यह आता है। यहां पर चाइना का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगा हुआ है और उसके सामने भारत इस देश में जाकर के अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस विजिट का कॉन्टेक्स्ट क्या था। सबसे पहली बात, 50 वर्षों का भारत और सेशेल्स का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो पूरा हुआ। 1976 में यह देश आजाद हुआ था और आज जब वो अपना नेशनल डे मना रहा था तो उसके मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को यहां पर बुलाया गया था। और इस विजिट का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है जो $175 मिलियन का है, जिसमें $125 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है और $50 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वहां पर डेवलपमेंट के लिए। ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों बिंदु जो है वो अहम रहे, इस वजह से ये विजिट हुई। और सेशेल्स पर ही क्यों जाकर के ये विजिट रुकती है या सेशेल्स को लेकर के हम बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस देश के बारे में समझना होगा। पॉपुलेशन हमने कई बार बता दी, 1 लाख के आसपास है उनकी। दूसरी बात, जो साइट्स क्लोज टू सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो ये पूरा आपको ये देश दिखाई देता है, इसका चारों तरफ जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको SLOC भी कहा जाता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के जो पूरे मैरीटाइम रूट हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी निकालनी है तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे जो मेजर अगर आप हब किसी को बना सकते हैं वो सेशेल्स, यही देश आपको निकल के सामने आता है। दूसरी बात, ये देश बहुत छोटा सा है, सिर्फ 455 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल ये देश है, लेकिन जो इसका
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कितना बड़ा है आपको जानना चाहिए। वो 3000 गुना ज्यादा बड़ा है। टोटल 1.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि उस समुद्र के इतने बड़े एरिया का मालिक ये देश है। वहां पर जो भी गतिविधि होती है उसके ऊपर नजर रख सकता है ये देश, उसे कंट्रोल कर सकता है ये देश। जैसे अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपने खबर सुनी होगी, बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन उसको लेकर के जब दो देशों के बीच ठन गई तो कितना व्यापारिक नुकसान लोगों को होना पड़ा, तमाम चीजें होनी पड़ी। तो देख करके देखिए 1.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक ऐसी जगह पर जहां से अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर के। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इससे हमें यह चीज समझनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू किसी भी देश की होती है, पहले माना जाता था कि जिसके पास बहुत सारा युद्ध का सामान है, हथियार है, तमाम चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देश। लेकिन जैसी बदलती परिस्थितियां हैं, वॉरफेयर, बिजनेस का जो पूरा हिसाब किताब है वो जब बदलता हुआ दिखाई देता है तो उसमें ऐसे देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हों और जिनका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस तरह का इंपैक्टफुल हो। ऐसे देशों के साथ व्यापार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दो चीजें आप समझ सकते हैं कि विजिट क्यों हुई और क्यों विजिट ये इंपॉर्टेंट थी। तीसरी बात, इंडिया अपने मैरिटाइम चीजों में क्या कर रहा है, मैरिटाइम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उसको भी देखना चाहिए कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का पावर भर होने का या इस तरह से कि एक देश के तौर पर हम बहुत मजबूत हैं, अपने आसपास बहुत मजबूत हैं, हमें कोई छू नहीं सकता है, उससे बढ़ करके अब इंडिया अपने आप को देख रहा है एक तरह से जो पूरा इस कॉन्टिनेंट की जिम्मेदारी है, यानी कि एशिया में जो भी पूरी दुनिया से एंटर होता है उसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप सेशल्स को देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट देश के तौर पर नजर आएगा आपको, एक उसकी लोकेशन आपको समझ में आएगी। इस वजह से अगर इंडिया सेशल्स के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहा है, यानी वो सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि वो पूरी एशिया की जो लॉजिस्टिकल सप्लाई है, जो पूरा मैरिटाइम बिजनेस है, उसके ऊपर नजर रखने, उसे सुचारू रूप से चलाने, जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करने की पोजीशन में अपने आप को लेकर के जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जो इंडियन ओशियन में इंडिया का जो आर्किटेक्चर है समुद्री व्यापार को लेकर के, उसके लिए एक बहुत इंटीग्रल नोड के तौर पर आपको यह देश निकलता हुआ दिखाई देता है। और अगर बिगर पिक्चर हम देखने की कोशिश करें कि इंडिया का जो मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के इंडिया कितना सीरियसली स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, तो आप मॉरिशस के साथ में इंडिया का बेहतर होते हुए संबंधों को देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इंडियन ओशियन के अंदर। और इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, जो इंडियन ओशियन के वेस्टर्न पार्ट पे आते हैं, उन देशों के साथ में किस तरह से इंडिया अपने रिलेशंस बेहतर कर रहा है। तो ऐसे में सेशल्स का उस लिस्ट में ऐड होना, वो जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो और ज्यादा मजबूत होना, इस चीज को दिखाता है या समझाता है हमें कि किस तरह से इंडिया और ज्यादा इंडियन ओशियन के गहरे में जाकर के अपने इंपैक्ट को, अपनी चीजों को, अपनी लॉजिस्टिकल चीजों को, जो समुद्र के अंदर कारोबार होता है, उसको मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी समुद्र की या इंडियन ओशियन की बात होती है तो इंडिया को हमेशा चैलेंज करने के लिए सामने से चाइना खड़ा होता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बहुत ज्यादा बात होती है कि भारत को समुद्र में घेरने के लिए चाइना बहुत सारी योजनाएं बना रहा है, उनमें से एक योजना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात होती है। ये उसके भी जवाब के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेशल्स पर चाइना की बहुत लंबे टाइम से नजर है और चाइना बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट सेशल्स के अंदर करता है। भारत का जो ये $175 मिलियन का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, जो क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, इसको चाइना के काउंटर के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो डोमिनेंस है, अगर आप समुद्र के अंदर डोमिनेट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट्स हैं, इस बात से आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो हमने शुरू में ही आपसे कहा कि जो इंफॉर्मेशन का खेल है, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस जिसको एमडीए कहा जाता है, वो आज के तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि समुद्र के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो शायद आप समुद्र के अंदर उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाइना वाले पार्ट पर भी हम आएंगे और आपको एक्सप्लेन कायदे से करेंगे कि चाइना के साथ में इंडिया इस चीज को कैसे काउंटर बैलेंस कर रहा है। और सेशल्स अगर आप देखेंगे तो जो हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसके नजरिए से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो भारत में चर्चा चल रही है कि क्यों सेशल्स जाना जरूरी था, इस चीज को शायद इस चीज से आप समझ सकते हैं कि सूचना तंत्र के तौर पर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण सेशल्स देश के तौर पर स्थापित होता है। और इस पूरे प्रोसेस को इंडिया अपनी महासागर पॉलिसी के अंतर्गत कर रहा है, जिसका मतलब है, फुल फॉर्म है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। यानी कि पूरे क्षेत्र के बीच में एक होलिस्टिक ग्रोथ हो सके, एक म्यूचुअल एडवांसमेंट के तहत काम हो सके, सुरक्षा के मद्देनजर देखें, विकास के
मद्देनजर देखें, सिंस सेशेल्स जो है वो बहुत ज्यादा समुद्री तूफानों से प्रभावित होता है, बारिश से कई बार इस कदर परेशान हो जाता है कि पूरा देश तबाह हो जाता है, तो इंडिया ये ऑफर कर रहा है सेशेल्स को कि हम आपके यहां डिजास्टर रिलीफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट रेजिलियंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी, इन सारे एंगल्स पर आपके देश को हम कवर करेंगे। और इस वजह से सेशेल्स बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसी वजह से सेशेल्स देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और अब आते हैं हम चाइना वाला पॉइंट जो है उसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारा आर्गुमेंट वहीं जाकर के बैठ जाता है। चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है सेशेल्स के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा उसने काम कर रखा है, अपनी अलग अलग डोमेन की फैक्ट्रीज को, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों को वहां पर उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि चाइना बहुत रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफर करता है, लेकिन उसमें मिनिमल लोकल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट रखता है। यानी कि सेशेल्स की अपनी कंपनीज, अपने लोग उस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो कंपनियां होती हैं वो चाइनीज ओन्ड होती हैं। इस वजह से सेशेल्स के अंदर एक भावना ये रहती है कि हमारे देश के ऊपर दूसरा देश आकर के अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके कब्जा कर रहा है। भारत उस भावना को हल करता हुआ दिखाई देता है। भारत का जो अप्रोच है वो फंडामेंटली अगर आप देखें तो पार्टनर ओरिएंटेड है और लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में किस तरह से मिल करके काम किया जा सकता है, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से वहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता है और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की जो बात होती है उस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चाइना का काउंटर ये एक बहुत बड़ा है। इसे आप सामान्य रूप से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके देश की परिस्थितियां वैसी नहीं है। लेकिन आप याद करिए, आज से तकरीबन 20 से 30 साल पहले भारत में बहुत बहस होती थी कि जो विदेशी निवेश आ रहा है, जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनका भारत में कोई स्टेक नहीं है, वो भारत में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रही हैं। उसके बाद जिन कंपनियों ने भारत के अंदर पैसा लगाने का, भारत में रहने का और भारत के लोगों को काम देने का वादा किया, उन देशों की कंपनियों को बहुत ज्यादा वेलकमिंग चीजें मिली। उसी तरह से भारत सेम गेम वहां पर सेशेल्स के साथ कर रहा है, सेशेल्स में कर रहा है कि चाइना कोई एडवांटेज नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि चाइना बाहर से इन्वेस्टमेंट ला करके, बाहर से काम करके वहां पर सब कुछ इंपोज कर रहा था। भारत ने उसका जवाब निकाला कि नहीं, आपका ही व्यवस्था काम करेगी, आपके ही लोग यहां पर काम करेंगे। ये एक बहुत ज्यादा चीज है, क्योंकि चाइना कभी भी इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए सेशेल्स के हाथों में, उसको देने के लिए अलाउ नहीं करता था। भारत वो इंडिपेंडेंस दे रहा है कि आप बिजनेस करिए, आपको पैसे भी दिए जाएंगे और आपको आपकी स्वतंत्रता भी मिलेगी। ये उनकी लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा उनको हेल्प करेगा। इस वजह से सेशेल्स आप देखेंगे अभी तो भारत की तरफ झुका ही हुआ है और ज्यादा तेजी के साथ झुकता हुआ चले जाएगा। और इसकी वजह से भारत जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है उनके बारे में भी जानना चाहिए। भारत पेट्रोल वेसल्स, ड्रोनियर एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर्स और ट्रेंड नेवल पर्सनल भी सेशेल्स को प्रोवाइड करवा रहा है कि उनको हर तरफ से कवर करने की कोशिश, हर तरह से हेल्प करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, जिससे जो उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया न सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए रख पाए, यूज कर पाए, बल्कि जो सेशेल्स के ऊपर लगातार हमले होते हैं, सिंस आपने मैप देखा सेशेल्स किस तरह से समुद्र के बीच में आता है, तो वो पायरेट के अटैक से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इंडिया उसमें भी उनकी हेल्प करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके चाइना का पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो ट्रेड को लेकर के तमाम बातें हो रही है, बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 125 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन देने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से क्रेडिट लाइन दी गई है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। छोटे नंबर से शुरू किया गया था, कांग्रेस के टाइम में ये चीजें शुरू की गई थी, छोटे छोटे हेल्प दे करके ऐसे देशों के साथ अपने बायलैटरल संबंध को सुधारना। लेकिन अब सवाल है कि वही कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जब इंडिया फुल फ्लेजेड जा रहा है, केवल दिखावा करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है बल्कि फुल फ्लेजेड जा रहा है, तकरीबन 700 करोड़ का वार्षिक व्यापार हमारा उनके साथ में स्थापित हो चुका है, उस समय में कांग्रेस जैसे जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इस मूव को कैसे नहीं समझ पा रही हैं, जबकि पूर्व में उनकी ही सरकारों के द्वारा कई बार वहां पर काम किया गया है। और ना सिर्फ कांग्रेस की सरकार में पैसे दिए गए थे, बल्कि यहां तक किया गया था कि राजीव गांधी के द्वारा 1986 के अंदर जब सेशेल्स में कू हुआ था, वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई थी, तो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया था और यहां तक वहां के प्रधानमंत्री को वादा यह किया गया था कि अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपके लिए अपने भारत देश से सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं, या मैं अपना पर्सनल जेट आपकी सुरक्षा के लिए भेज सकता हूं। ये तमाम चीजें भी पहले की जा चुकी हैं। तो इस वजह से जो ट्रेड और इकोनॉमिक्स का डेटा है वो बताता है कि भारत कोई नेगेटिव साइड नहीं पकड़ रहा है, भारत बहुत पॉजिटिवली इस देश के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहा है।
और अब इन तमाम तथ्यों के जानने के बाद एक सवाल यह भी कि ये तमाम फायदे हैं, ये तमाम बातें हैं, उसके बावजूद भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा इस पूरे विजिट का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि सेशल्स के साथ जो बायलैटरल संबंध थे वो एक तरह से शुरू कांग्रेस के ही द्वारा किए गए थे। 1976 में उस देश को आज़ादी मिली। 1986 की घटना मैं आपको बताता हूं, जून 1986 की घटना है जब उस देश के अंदर एक कूप अटेम्प्ट किया गया था, यानी कि सत्ता परिवर्तन का एक प्रयास किया गया था। उस समय भारत ने आईएनएस विंध्यगिरी को डिप्लॉय किया था वहां पर, ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग के अंतर्गत। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने पर्सनल प्लेन तक को वहां के राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने के लिए डिप्लॉय किया था जब दूसरी बार सितंबर 1986 में कूप अटेम्प्ट किया गया था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है कि वहां के साथ संबंध बेहतर किए जा रहे हैं, और इस बार कम से कम हम अपनी सेना को युद्ध लड़ने के लिए वहां नहीं भेज रहे हैं, वहां लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और उस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। पहले बहुत छोटे नंबर में, केवल संबंध बनाने के लिए, केवल कागजों पर दिखाने के लिए कि हां हम इस देश के साथ भी बेहतर काम कर रहे हैं, बजाय इसके आज के तारीख में बहुत विजिबली चाइना को चैलेंज किया जा रहा है, चाइना को उसकी टेरिटरी में चैलेंज किया जा रहा है, जहां बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए कांग्रेस के समय में भारत केवल संबंधों को मेंटेन करने पर और एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज को कागज पे लिखे रहने के लिए कि हाँ हमने इनके साथ भी संबंध बनाए थे, उतने पैसे इन्वेस्ट किए थे। आज डायरेक्टली इंडिया चाइना की अथॉरिटी को वहां चैलेंज कर रहा है, तो यह डाउटफुल हो जाता है कि कांग्रेस के द्वारा क्यों उस बात का विरोध किया जा रहा है। इसे समझ पाने में विद्वान जन बेहतर समझ और समझा पाएंगे कि एक ऐसा देश जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में अगर हम भारत देश अपना संबंध मजबूत कर रहा है तो चाइना को दिक्कत क्यों हो रही है। और कांग्रेस की बात यहीं तक नहीं रुक रही है, सवाल और आगे भी खड़े किए जा रहे हैं दैट जो वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेशल्स के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, उसको लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये तो नकली सम्मान बना दिया गया है, इसे तो दिया ही नहीं जाना होता है, ये तो उनके यहां का सम्मान है ही नहीं, नकली सम्मान दे दिया गया है। बहुत गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीति में इस चीज की शुचिता मेंटेन करनी चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी भारत से बाहर जाते हैं या दुनिया में कहीं भी वो खड़े होते हैं, भारत में खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ खुद नहीं होते हैं, एक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो सम्मान होता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। इस चीज को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। फैक्ट जान लेते हैं क्या सच है। सच ये है कि इससे पहले मेडल ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेल्सियस दिया जाता था, वहां जो आने वाले लोग होते थे, जिन लोगों को चाहते थे देना, उस सम्मान को देना चाहते थे। लेकिन पिछली सरकार के द्वारा, वहां की जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा क्या किया गया कि इस अवार्ड को ऑटोमेटिक ग्रांट कर दिया गया कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसको ये अवार्ड ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, जिससे जो पिछली सरकार के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा खुद को खुद एक तरह से अवार्ड दे दिया गया। और इस बात पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। जब सरकार बदली तो बाकायदा सदन के अंदर मतदान किया गया, बहुमत के साथ यह बिल पास हुआ कि मेडल ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेल्सियस जो है उसकी डिग्निटी गिर चुकी है, उसकी इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, उसके साथ में भद्दा मजाक किया गया है, तो इस अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2026 में जब नई सरकार बनी तो नेशनल अवार्ड्स के फ्रेमवर्क को दोबारा सुधारा गया और उसके द्वारा जो रिफॉर्म हुए उसमें सेल्सियस के प्रेसिडेंट डिस्टिंक्शन के लिए जिस अवार्ड को तय किया गया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होगा गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, उसे सबसे बड़े अवार्ड के तौर पर स्वीकृति मिली। तथ्य ये है, तथ्य ये नहीं है कि वो अवार्ड अचानक से बना दिया गया, बल्कि वहां ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन थी और जो पहला अवार्ड दिया गया वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया जब से वो देश ने नया अवार्ड बनाया था। इस बात से समझ में नहीं आता है कि आलोचना का पॉइंट कहां आ जाता है। अगर इसमें आलोचना करने का बिंदु किसी को ढूंढना हो, अगर तारीफ करने का बिंदु ढूंढना हो तो बड़ा बढ़िया मिल जाएगा। भाई सोचो, एक देश ने अपना एक नया अवार्ड बनाया, एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करी और उसे एस्टैब्लिश करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड देकर के एस्टैब्लिश कर लिया उन लोगों ने कि हाँ ये अवार्ड हमारा वेरीफाइड है, हमारा अवार्ड इसको दुनिया में माना जाएगा। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की इससे क्रेडिबिलिटी और उस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी दोनों इक्वली साथ में बढ़ती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला अवार्ड अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया हो, दर्जनों देशों के द्वारा दिया जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्लाइमेट के ही फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड वहां का दिया जा चुका है। तो इस तरह के तर्कों को समझने या समझाने की कौन सलाह देता है कांग्रेस को, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन जो बात है वो समझनी है चाहिए कि सेल्सियस के साथ में भारत जो संबंध बेहतर कर रहा है वो ये बता रहा है कि भारत
हिंद महासागर के अंदर और जो पूरा महासागर का काम है, जो मैरीटाइम पूरा बिजनेस है, उसके अंदर अब वो डिफाइनिंग अपने आप को रोल में देखता हुआ नजर आ रहा है कि वो इंडियन ओशियन में या ओशियन के अंदर कैसा ऑर्डर बिल्ड करना चाहता है। और उसके लिए सिलिशस एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने आपको शुरू में सारी चीजें बताई कि कम्युनिकेशन लाइन से लेकर के जो एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से दुनिया के अलग अलग मौकों पर वो देश काम आता रहता है, और चाइना वहां पर किस तरह से खुद को इन्वॉल्व रखता है, किस स्केल पर इन्वॉल्व रखता है, वो सारी चीजें बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि सेशल्स कितना इंपॉर्टेंट है। और भारत के द्वारा इसके साथ में जो संबंध बेहतर करने के लगातार काम किए जा रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विजिट हुई थी और 2026 में दूसरी विजिट हुई है। ये कंटिन्यूअस विजिट, बढ़ते हुए जो बिजनेस के काम है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि भारत अपने ओशियन में जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने को लेकर के काम कर रहा है। और राजनीति का क्या है, राजनीति के लोग इस तरह कमेंट बाजियां करते रहते हैं, लेकिन गंभीरता से जो अगर किसी बात को समझना है तो उसको यह समझा जाना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ा मूव प्ले कर रहा है इंडियन ओशियन के अंदर और रेस्ट ऑफ द ओशियन के अंदर, कि वर्ल्ड के दुनिया के साथ जो समुद्री व्यापार है उसमें कैसे डील की जाएगी, कैसे ट्रेड किया जाएगा, इसको अब इंडिया डिफाइन करने की कुर्सी पर अपने आप को बैठता हुआ पा रहा है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।